बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करने जाएंगे एंड दैट इज़ लोअर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब के जितने भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स है वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। ये कम्प्लीटली नया सेक्शन है। हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट किए हैं, एब्डोमेन प्लस अपर लिम्ब। अभी हम स्टार्ट करेंगे लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में से क्वेश्चंस आएंगे, उसकी एनाटमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ है तो वो किस पे है? लोअर लिम्ब पे है। लोअर लिम्ब प्रोवाइड द वेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर द टोटल बॉडी, मतलब पूरी जिस्म की जो वेट है वो किस लिम्ब के ऊपर होती है? लोअर लिम्ब के ऊपर होती है। तो इसके अंदर भी हम जो रिक्वायर्ड एनाटमी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, लोअर लिम्ब को हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। जिस तरह कि अपर लिम्ब को अपर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, तो लोअर लिम्ब को हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। इसके अंदर नंबर 1 लिखे फंक्शंस के मेन फंक्शंस लोअर लिम्ब के कौन कौन से हैं? व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लोअर लिम्ब इन दी बॉडी? तो लोअर लिम्ब की मेन फंक्शन में आप लोग लिखे, दिस लोअर लिम्ब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द होल बॉडी, पूरी जिस्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लोअर लिम्ब। ये पहला स्टेटमेंट लिखे, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द होल बॉडी बिकॉज इट सपोर्ट वेट ऑफ द बॉडी। ये लोअर लिम्ब जो है ये पूरी बॉडी की किस को सपोर्ट करता है? वेट को। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखे, लोअर लिम्ब प्रोवाइड स्टेबिलिटी बिकॉज इट बेयर मीन बर्दाश्त करना द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, मतलब ये पूरी बॉडी की वेट को क्या करती है? बेयर करती है। इसलिए इस पे पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। दूसरी बात याद रखें कि ये तब भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अगर कोई बंदा बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर लिम्ब ना होते, देखे ग्लूटियल रीजन, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन इज अ पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब। ये किसके अंदर होता है? लोअर लिम्ब। तो इसका मतलब इसमें फिर मसल्स पाए जाते हैं, जिस तरह के ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। अगर ये मसल ना होते तो हम किसी भी जगह पे बैठ नहीं सकते थे। इफ वी सिट ऑन सम एरिया इट इज़ ड्यू टू आवर लोअर लिम्ब। तो ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अगर हम कहीं पे बैठना चाहे, या जनाब अगर हम वॉक करते हैं तो हम किसके जरिए करते हैं? लोअर लिम्ब। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी व्हेन वी आर वॉकिंग। ठीक है, ये हमें स्टेबिलिटी देता है जब हम रनिंग करते हैं। तो ये भी आप लोग लिखे कि लोअर लिम्ब प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टैंडिंग, ड्यूरिंग सिटिंग, ड्यूरिंग रनिंग, इवन वॉक। ठीक है, अगर मैं खड़ा हूँ तो किसकी वजह से? लोअर लिम्ब की वजह से। तो ये जनाब सारी की सारी इसकी फंक्शन है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग और एंड इवन ड्यूरिंग रनिंग। इन सब सिचुएशन के मुताबिक पूरी जिस्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला हिस्सा क्या है? वो लोअर लिम्ब है। ठीक है जी, लोअर लिम्ब के अंदर लिखे कंपोनेंट्स, कि लोअर लिम्ब की कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं, ताकि इससे हम अपनी बेसिक को बिल्डअप करें। और इस क्लास से आपको आने वाले लोअर लिम्ब के जितने भी टॉपिक्स है दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लोअर लिम्ब की जनाब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि लोअर लिम्ब के अंदर हम मेनली चीज़ें कौन कौन सी कवर करेंगे। दिस एरिया विच इज कॉल्ड हिप एरिया, दिस इज कॉल्ड ग्लूटियल रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटियल रीजन। तो लोअर लिम्ब के अंदर हम जिस एरिया पे पहला फोकस करेंगे दैट विल बी नोन एज ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ये ग्लूटियल रीजन है। फिर इसके बाद लोअर लिम्ब में जॉइंट्स होती है कि नहीं? देयर आर डिफरेंट जॉइंट्स इन द लोअर लिम्ब एग्जैक्टली लाइक जॉइंट्स इन दी अपर लिम्ब। जैसा कि हमने अपर लिम्ब की जॉइंट्स पढ़ी है, उसी तरह के जॉइंट्स कहाँ पे भी पाए जाते हैं? लोअर लिम्ब में। तो हमने फिर ग्लूटियल रीजन के बाद किस पे फोकस करनी है? जॉइंट्स में। सो डिफरेंट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन दी लोअर लिम्ब। द मेजर जॉइंट प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब इज हिप जॉइंट्स। वो कौन सा है? हिप जॉइंट है। जैसा कि ऊपर शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ पे क्या है? हिप जॉइंट है। जैसा कि यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे नी जॉइंट है। ये क्या है? नी जॉइंट।
जैसा कि यहाँ पे रेस्ट जॉइंट है तो यहाँ पे एंकल जॉइंट है, कौन सा है, एंकल जॉइंट। और ये क्या है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटरटार्सल जॉइंट है। जैसा कि मेटाकार्पल है तो यह कहाँ पे क्या है, मेटाटार्सल है। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से जनाब 3 जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज हिप जॉइंट, इसकी हमने डिस्कशन करनी है, ये मेन जो एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स है। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नी जॉइंट, क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर द मोस्ट कॉमनली जॉइंट विच कैन अंडरगो ट्रोमा आंसर इज नी जॉइंट। इस नी जॉइंट को ट्रोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह कभी कभार तारीकी होती है, हम जाते हैं कहीं पे भी, अगर आपको चोट लगती है लोअर लिम्ब में तो किस जॉइंट को लगती है, नी जॉइंट को। इस नी जॉइंट को स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। याद रखें 11 लिगामेंट से जो इस जॉइंट्स को क्या कर चुके हैं, स्टेबल, और उन 11 लिगामेंट्स की हम नाम याद रखेंगे, ठीक है। द मोस्ट लिगामेंट या द मोस्ट कॉमन लिगामेंट या द नंबर्स ऑफ लिगामेंट which is commonly supported the knee joint, they are totally 11 in number। क्योंकि एक तो ये जॉइंट लोअर लिम्ब का हिस्सा है, इस पे पूरी बॉडी की वेट आती है, और दूसरी बात यह है कि इस जॉइंट में ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अल्लाह ने इस जॉइंट को ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है। और वो कितनी लिगामेंट से दी है, 11 लिगामेंट्स। आखिर में हम नेक्स्ट जॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज एंकल जॉइंट्स। कौन सी जॉइंट, एंकल जॉइंट। तो लोअर लिम्ब के अंदर दीज आर द 3 मेन जॉइंट्स विच वी विल फोकस इन डिटेल, क्लियर। इसके बाद याद रखें ग्लूटियल रीजन है। इसके बाद जनाब लोअर लिम्ब में मुख्तलिफ क्या पाई जाती है, जॉइंट्स पाई जाती है। ये कौन सी जॉइंट है, हिप जॉइंट है। ये कौन सी जॉइंट है, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, इस पूरे इलाके को हम कहते हैं ताई। इसको क्या कहते हैं, ताई। द स्पेस बिटवीन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट इज नोन एज थाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि वी विल फोकस इन दी थाई, हम थाई पे फोकस करेंगे, THIGH, थाई, ठीक है। तो थाई जनाब देखे, इसकी ये फ्रंट है, इसकी ये क्या है, बैक। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसके अंदर जो मुख्तलिफ मसल पाई जाती है उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों का सिर्फ वो माइंड बना रहा हूँ कि हमने लोअर लिम्ब में पढ़ना क्या है, ठीक है। 4th नंबर आते हैं, शाबाश, हम कहाँ तक पहुँच गए, नी जॉइंट। अब नी जॉइंट के नीचे इलाका जितना भी है ना, जो कहाँ तक है, एंकल जॉइंट तक, इसको लेग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेग्स। जिस तरह हम कहते हैं ना, लेग मीन पाँव, पाँव का मतलब लेग एनाटमी के अंदर इस पूरे पाँव का एक स्पेसिफिक एरिया है जो नी जॉइंट से लेके कहाँ तक है, एंकल जॉइंट तक। यहाँ पे लेके आप लोग लेग्स, इस लेग्स को हम फोकस करेंगे, ठीक है। लेग्स के बाद जनाब हमने मेनली मसल्स इन द लोअर लिम्ब पढ़नी है कि व्हाट आर द डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब इन विच कंपार्टमेंट। ताई के मसल्स कौन कौन से हैं, लेग्स के मसल कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पे लेके मस्कुलर एनाटमी या मसल्स हमने पढ़ने हैं। 5th नंबर। 6th नंबर हमने क्या पढ़नी है, वी विल डिस्कस इन डिटेल मसल्स टू नर्व इनर्वेशन या नर्व सप्लाई। वेरी गुड, नर्व सप्लाई हमने पढ़नी है, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में अभी से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, द मोस्ट कॉमन नर्व दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम रिगार्डिंग लोअर लिम्ब, दैट इज शियाटिक नर्व। वो कौन सी नर्व है, शियाटिक नर्व। तो इसके सामने आप लोग लिखे ताकि अभी से आप लोगों को पता हो, वी विल डिस्कस इन अ ग्रेटर डिटेल अबाउट शियाटिक नर्व। नाम सुना है क्या नहीं, उर्दू में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अर्कुन्निसा। अर्कुन्निसा का नाम सुना है कि नहीं, वो शियाटिक नर्व कंप्रेशन को कहते हैं। अगर शियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई तो पूरे पाँव में क्या होता है, दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन, एंड दैट इज कॉल्ड शियाटिक नर्व कंप्रेशन। उसको शियाटिका कहते हैं। लेकिन उस शियाटिका को समझने के लिए हमने नॉर्मल कौन सी नर्व पढ़नी होगी, शियाटिक नर्व पढ़नी होगी। फिर हमने जनाब यहाँ पे एक और नर्व पढ़नी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। कौन सी नर्व है, फीमोरल नर्व। ऊपर अपर लिम्ब में क्या होता था, ह्यूमरस। तो नीचे लोअर लिम्ब का मेजर बोन कौन सा है, फीमर। उसके साथ नर्व जाने वाली कौन सी कहलाएगी, फीमोरल नर्व। तो यहाँ पे आप लोग लेके फीमोरल नर्व, वी विल डिस्कस इन अ डिटेल फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व के साथ साथ हमने नीचे एक और नर्व डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व। उसका नाम क्या है, कॉमन पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व,
अब देखें, हाँ, अगर हम थंब को, फॉर एग्जांपल अगर हम थंब को इस तरह करें, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और ये क्या है, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट दे आर डन बाय रेडियल नर्व। वो कौन सी नर्व है, रेडियल। अगर आप लोग पाँव को ऐसा करें ना, पाँव का ये जो है ना इस तरह, ये एक्सटेंशन है, लेकिन ये क्या है, ये फ्लेक्शन है। अगर एक बंदा आया और उसकी पाँव जो है ना इस तरह है, तो इसका मतलब इसका जो फुट है या पाँव है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा कि फ्लेक्स नहीं हो पा रहा, एक्सटेंड। तो अ कंडीशन इन विच समवन कैन नॉट एक्सटेंड देयर फुट, इट इज लाइक दिस। इसको हम कहते हैं फुट ड्रॉप। क्या कहते हैं, फुट ड्रॉप। और इसको क्या कहते हैं, रेस्ट ड्रॉप। रेस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू विच नर्व डैमेज, रेडियल नर्व डैमेज इन द अपर लिम्ब। और अगर एक बंदा फुट ड्रॉप के साथ आया है, इट इज ड्यू टू कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। वो कौन सी नर्व डैमेज है, कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। तो ये क्वेश्चन याद रखे कि रेडियल नर्व इन द अपर लिम्ब इज एग्जैक्टली सिमिलर टू वर्क लाइक कॉमन पेरोनियल नर्व इन द लोअर लिम्ब। ये याद रखे। जो एक्सटेंशन है ना रिस्ट की, ये हम किस नर्व से करते हैं, रेडियल नर्व। लेकिन जो एक्सटेंशन फुट की है वो किससे करते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्लियर है। और यहाँ पे एक और नर्व आप लोग लेके, क्योंकि ये नर्व फिर दो में डिवाइड होती है, फेबुलर नर्व और टीबियल नर्व। क्योंकि यहाँ पे एक फेबुला बोन है और एक टीबिया है। और यहाँ पे एक लेके ग्लूटियल नर्व। ग्लूटियल नर्व सप्लाई मसल्स इन विच रीजन, ग्लूटियल रीजन। ये किसके अंदर मसल को इनर्वेट करेगी, ग्लूटियल रीजन में। तो अगर हमने ये चार चीजें पढ़ी है ना डिटेल से, दीज विल बी द नर्व सप्लाई फॉर द लोअर लिम्ब, ठीक है। इसके साथ साथ लोअर लिम्ब में वेरी गुड ब्लड सप्लाई हमने क्या पढ़नी है, ब्लड सप्लाई, कि भाई ब्लड सप्लाई क्या है इसकी, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई वर्सेस वीनस ड्रेनेज, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फीमोरल आर्टरी होती है, फिर पोप्लिटियल आर्टरी होती है, फिर टीबियल आर्टरी होती है। ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बहुत आसान कंसेप्ट है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन मच मोर डिटेल अबाउट द ब्लड सप्लाई। आप लोगों को वैसे एक तरीका बता रहा हूँ। द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज हार्ट, और फिर हार्ट के अंदर जो पंपिंग चेंबर है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, इयोटा। क्या निकलती है, इयोटा। इयोटा के कितनी पार्ट से, 3, असेंडिंग इयोटा, आर्च ऑफ इयोटा और डिसेंडिंग। वो डिसेंडिंग इयोटा जब नीचे की तरफ आती है ना, नीचे, और वो थोरैक्स कैविटी से निकल कर कहाँ पे आ जाती है, एब्डोमेन। उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एयोटा। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एयोटा। और एब्डोमिनल एयोटा फिर दो में डिवाइड होती है, कॉमन इलियक आर्टरीज। और कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइडेड इनटू इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इनग्वाइनल लिगामेंट से गुजरेगी ना, उसको हम कहेंगे फीमोरल आर्टरी। क्या कहेंगे, फीमोरल। और जब फीमर को सप्लाई करेगी, फिर इस रीजन को पोप्लिटियल आर्टरी, फिर टीबियल आर्टरी, फेबुलर आर्टरी, बस दैट्स इट। लेकिन इसका हम स्केच पढ़ेंगे डिटेल से कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, 10 मिनट में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई पढ़ी है, उससे कई गुना ज़्यादा सिंपल मेथड फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है ज़हन में। और आखिर में, नॉट इम्पोर्टेंट इन द अपर लिम्ब बट वेरी इंपॉर्टेंट इन द लोअर लिम्ब, वी विल डिस्कस लिम्फेटिक ड्रेनेज। हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज, कि भाई लिम्फ की जो ड्रेनेज है वो लोअर लिम्ब के अंदर किस तरह होती है। यहाँ पे लेके लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस करूँगा डिटेल से, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ आने लगे, इन दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी विल डिस्कस अलॉट, क्लियर है जी। अभी जो मेन हमारा फोकस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिटेल, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिप जॉइंट। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिप जॉइंट से। तो हेडिंग दे दे हिप जॉइंट। इसकी जो रेलेवेंट एनाटॉमी है ना, उसको पहले हम करते हैं कि हिप जॉइंट क्या है और इसकी रेलेवेंट एनाटॉमिकल पॉइंट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के ख्याल में हिप जॉइंट के बारे में कोई भी किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन पता हो, आप लोग आर फ्री टू शेयर। आप लोग ओके। इट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किस तरह टाइप है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वेरी गुड। लाइक शोल्डर जॉइंट इन द अपर लिम्ब, हमने बताया था ना कि शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, exactly like shoulder joint in the lower limb, which joint is ball and socket, hip joint। और
शेयर करे शाबाश, जाग जाए शाबाश, सारे कुछ ना कुछ भी बोले। हिप जॉइंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द होल बॉडी, क्योंकि इस हिप जॉइंट के ऊपर ही पूरे जिस्म की क्या लगती है, वेट लगती है। वेरी गुड, और वेरी गुड, hip joint is a wide range of movement. Because of hip joint we can flex the foot, we can extend the foot, we can abduct the foot, we can adduct. Abduction, adduction, flexion and extension, medial rotation and lateral rotation. If these all range of movement are seen, it say there is circumduction. hip joint के अंदर क्या होता है, circumduction. और इट इज द स्ट्रांगेस्ट जॉइंट वी कैन से, ठीक है। स्ट्रांगेस्ट है, क्यों है स्ट्रांगेस्ट? स्ट्रांगेस्ट जॉइंट का मतलब वो होता है जिसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर जनाब एक बोनी सरफेस दूसरे बोनी सरफेस के साथ मिला है, जॉइंट बनाया है और वो जॉइंट मजबूत है, उसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम हो, तो हम कहेंगे कि ये जॉइंट क्या है, स्ट्रांगेस्ट जॉइंट है। इस को स्ट्रांग बनाने के लिए मैकेनिज्म क्या है? एक तो जिस केविटी में हेड बड़ा है ना, वो डीपर केविटी होगी। जो ग्लिनोइड केविटी हमने पढ़ी थी वो शेलो केविटी थी, लेकिन हेड ऑफ द ह्यूमरस क्या था, 4 टाइम बिगर था देन द केविटी। तो जितना हेड बड़ा हो और केविटी छोटी हो, तो उसके ऊपर स्टेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हिप जॉइंट, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत किस जॉइंट के, शोल्डर जॉइंट की। क्योंकि अगर देख ये एक सॉकेट है, एक तेली है और इसमें इतना सा हेड पड़ा है, तो इसका निकलने का चांसेस फिर क्या होगा, वो कम होगा। जितना केविटी ज्यादा डीप होगी उतना जॉइंट स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होगी। इस जॉइंट को मजीद किसने स्टेबल बनाया है, बिकॉज दिस जॉइंट इज सराउंडेड बाई अ कैप्सूल। इस कैटेगरी क्या होता है, कैप्सूल। सो हिप जॉइंट इज अ कैप्सुलेटेड जॉइंट, क्लियर है। और दूसरी बात, इस जॉइंट की मजीद स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए अल्लाह ने इस जॉइंट के अंदर कुछ लेगामेंट्स रखे हैं। क्या रखे हैं, लेगामेंट्स। और उन लेगामेंट्स ने भी इस जॉइंट्स को मजीद क्या किया है, स्ट्रांग बनाया है, क्लियर है। और इस जॉइंट के साथ कुछ मसल की आपस में इंजर्शन इन ओरिजिन है, तो उस इंजर्शन ओरिजिन ऑफ द मसल ने भी इस जॉइंट को मजीद क्या किया है, स्ट्रांग बनाया है, स्टेबल बनाए हैं। तो इधर देखे हिप जॉइंट के बारे में याद रखे, हिप जॉइंट जो है, हिप इधर देखे ये 2 बोन के दरमियान होती है, मतलब 2 जॉइंट का मतलब क्या है, कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स। अब देखे द मेजर बोन इन द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड फीमर, इसको हम क्या कहते हैं, फीमर। इधर देखे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह, ये शेफ्ट ऑफ द फीमर है, शेफ्ट बॉडी, तो फिर इस तरफ फीमर जो है ना, इसकी नेक होती है, नेक, और नेक के बाद जनाब इस तरह क्या होता है, इसका हेड होता है। अब इधर देखे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फीमर बोन, ये कौन सा बोन है, फीमर। ये फीमर बोन की जनाब क्या है, हेड पार्ट, हेड ऑफ द फीमर। यहाँ पे इस हेड के साथ, और दिस एरिया इज कॉल्ड नेक ऑफ द फीमर, इसको क्या कहते हैं, नेक ऑफ फीमर। और इसको हम कहते हैं शाफ्ट, शाफ्ट मीन मेन बॉडी, शाफ्ट ऑफ फीमर। यहाँ तक क्लियर है। द फीमर बोन इज अ राउंडेड पार्ट दैट इज कॉल्ड हेड, हेड और इसकी मेन बॉडी शाफ्ट, इसके दरमियान क्या होता है, नेक ऑफ द फीमर। इधर देखें इस नेक और इस हेड के दरमियान, इधर देखें यहाँ पे इस फीमर बोन की एक एलिवेशन पाई जाती है, इस तरह एलिवेशन, बात क्लियर है, एलिवेशन पाई जाती है। अगर आप एनाटॉमी के अंदर लैब में जाए और फीमर बोन देखे, तो यहाँ पे इसकी एक एलिवेशन है, इस तरह, एक ऊपर है और एक नीचे है, हेड और नेक के साथ ही। इन एलिवेशंस को हम कहते हैं ट्रोकेंटर्स। क्यों कहते हैं, ट्रोकेंटर्स, मतलब ये एनाटॉमिकल वर्ड है। दीज आर कॉल्ड ट्रोकेंटर। लेकिन एक ट्रोकेंटर बड़ा होता है, ज्यादा लंबा, और एक क्या होता है, छोटा। तो इस एलिवेशन को, इस स्पेसिफिक पार्ट को हम फीमर की ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, TROCHANTER। और इसको हम क्या कहेंगे, लेसर ट्रोकेंटर। क्या कहेंगे, लेसर ट्रोकेंटर। नंबर 1 पॉइंट क्लियर है। मतलब देर इज अ पॉइंटेड पार्ट्स ऑन द फीमर बोन, वन इज बिगर, वन इज स्मॉलर। द बिगर पॉइंटेड पार्ट ऑफ द फीमर इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकेंटर और द स्मॉलर इज कॉल्ड लेसर ट्रोकेंटर। अब इधर देखें,
फिर जब हम फीमर बोन को, अगर आप लोग एटलस एनाटमी के अंदर देखेंगे ना, इधर देखें, आप लोगों को इस हेड और नेक के दरमियान इन ट्रोकेंटर की बीच में से इस तरह एक लाइन नजर आएगी, बिल्कुल इस तरह क्या नजर आएगी, लाइन, मतलब इस तरह आप लोगों को फीमर के अंदर ऐसा देखेगा कि किसी ने इसके दरमियान क्या खींचा है, लाइन खींचा है। तो मुझे ये बताए, ये एक लाइन है, क्या है, लाइन, जो किसके दरमियान है, दो ट्रोकेंटर के दरमियान, इसको हम इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन कहते हैं, या इंटर ट्रोकेंटर लाइन, इस तरह है ना, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन, याद रखें। ओके, द अपवर्ड एलिवेशन इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकेंटर, द लोअर एलिवेशन इज कॉल्ड लेसर ट्रोकेंटर। इसके दरमियान एनाटोमिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन कहते हैं। अब इधर देखिए, अब आप लोग कहोगे कि इसका फायदा क्या है, वो मैं भी बताने लगा हूं। ये कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट ऑफ द फीमर है, ठीक है। अब ये फीमर बोन है, ठीक है, इसकी जो कनेक्शन है वो हिप बोन के साथ होती है, किस बोन के साथ, हिप बोन के साथ। अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिप बोन बताऊं ना, हिप बोन, तो हम तो कहते हैं कि हिप बोन इज अ सिंगल बोन, बट दिस बोन इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्मॉलर बोन्स। मतलब हिप बोन कितनी स्मॉलर बोन से बनी होती है, 3। बता सकते हैं कोई बंदा? नंबर 1 इज एस्चियम, नाम सुना है कि नहीं, एस्चियम। नंबर 2 इज इलियम, क्या कहते हैं, इलियम। और नंबर 3 इज प्यूबिस, क्या कहते हैं, प्यूबिस। मतलब दीज 3 आर द नेम्स ऑफ माइनर बोन्स, और ये 3 बोन्स फ्यूज होकर जो एक बोन बनाता है उसको क्या कहते हैं, हिप बोन कहते हैं। तो बॉडी में अगर आप लोगों से कोई ये पूछे यार एक बोन का नाम बताए जो खुद 3 बोन से मिलकर बनती है, आंसर विल बी हिप बोन। और हिप बोन कौन सी 3 स्मॉलर बोन से बनती है, एस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। क्लियर है? ये 3 बोन आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि इन बोन के दरमियान एक कैविटीज प्रेजेंट होती है। द कैविटीज प्रेजेंट इन विच बोन, हिप बोन इज कॉल्ड एसिटेबुलर कैविटी। उसका नाम क्या है, एसिटेबुलर कैविटी। इधर देखे, मैं अब वो ये क्या बना रहा हूँ, एसिटेबुलर क्या बना रहा हूँ, हाँ जी, ये कौन सा बोन बना रहा हूँ, हिप बोन। और ये हिप बोन का एक कैविटी है ना, दिस कैविटी ऑफ द हिप बोन इज नोन एज एसिटेबुलर कैविटी। अब इधर देखें, क्वेश्चन ये है कि एसिटेबुलर कैविटी इज द पार्ट ऑफ हिप बोन, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द फीमर। जो हेड ऑफ द फीमर है वो किस कैविटी के अंदर जाकर जॉइंट बना चुका है, एसिटेबुलर कैविटी ऑफ विच बोन, हिप बोन। ऐसा जॉइंट जो हेड ऑफ द फीमर और एसिटेबुलर कैविटी ऑफ द हिप बोन से बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो जब देखिए, ये हेड ऑफ द फीमर है, ये एसिटेबुलर कैविटी है, इसके दरमियान ये जॉइंट, ये कनेक्शन, ये कौन सा जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। इसका मतलब ये है कि हिप जॉइंट आप लोग लिखे, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, बताएं, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटेबुलर कैविटी ऑफ व्हाट, हिप बोन, दैट इज नोन एज अ हिप जॉइंट। आप जिस तरह के ग्लिनाइट कैविटी ऑफ द स्केपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस से क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट, एग्जैक्टली लाइक दैट एसिटेबुलर कैविटी ऑफ द हिप बोन और हेड ऑफ द फीमर से क्या बनेगा, हिप जॉइंट बनेगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो आप लोगों ने ये याद रख लेना है। अब इस जॉइंट को जब हम देखते हैं ना, इसमें इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे पास क्या है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें जो बॉल है वो पार्ट कौन बनाता है, हेड ऑफ द फीमर, और जो सॉकेट है वो कौन बनाता है, शाबाश, हाँ जी, एसिटेबुलर कैविटी ऑफ द हिप बोन। तो आप लोग यहाँ पे लेके, इट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखिए, इस जॉइंट में अगर हम देखें ना, बॉल जो राउंडेड पार्ट है, बॉल वो कौन बनाएगा, ये बॉल टाइप है ना, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ द फीमर। जो हेड पार्ट है फीमर की वो एक्ट एज अ बॉल, और जो एसिटेबुलर कैविटी है इट एक्ट एज अ सॉकेट।
सॉकेट मीन एक तेली है, उसके अंदर एक बाल पड़ा है, हेड पड़ा है। तो बाल मतलब ये हमें क्या शो करेगा, हेड ऑफ फीमर, ठीक है। और जो सॉकेट है, सॉकेट इट इज बाई स्टेबुलर कैविटी। स्टेबुलर कैविटी एक्ट एज अ सॉकेट but head of the femur act as a ball, exactly like shoulder joint. This joint also considered as ball and a socket joint. क्लियर है। एक और पॉइंट याद रखें भाई, इस जॉइंट को एक कनेक्टिव टिश्यू ने जो ना क्या किया है, सराउंड किया है, एंड दैट इज नोन एज कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। इधर देखे, हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू, इधर देखे सारे। व्हाट इज दिस होल बोन इज कॉल्ड फीमर। ये फीमर का कौन सा पार्ट है, हेड ऑफ द फीमर। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ये क्या है, लेसर ट्रोकेंटर है, और ये इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन है, और ये नेक ऑफ द फीमर है, और ये क्या है, शाफ्ट ऑफ द फीमर है। क्लियर है। अब इधर देख के फोकस करें सारे। ये जनाब कौन सी बोन है, हिप बोन है, और ये इसकी क्या है, स्टेबुलर कैविटी है। अगर आप लोगों को किसी ने बुक में डायग्राम दिखाया, या अगर आप लोगों को स्टेप 3 में कोई मॉडल दिखाया आप लोगों को, भाई आपको एग्जामिनर कहेगा ये ले ले, ये हिप जॉइंट है, मुझे ये बताए कि इसका ये इंटीरियर व्यू है कि पोस्टीरियर व्यू है। तो कभी कभार जब हम किसी मॉडल को देखते हैं ना, और ये हम बता दें कि ये इसका फ्रंट है या इसका क्या है, बैक है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स आप लोगों ने जहन में याद रखने होते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे इस हिप बोन से, इधर देखें, हिप बोन से इस तरह कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होती है, विच इज नोन एज कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। और वो कैप्सूल आकर इस हिप बोन से होते हुए कहाँ पे आ जाती है, हेड में, और हेड से जाकर कहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। तो याद रखे, अगर इस तरह की कनेक्शन आप लोगों को मिले, वो मॉडल जिसमें कैप्सूल जाकर किसको मिल जाए, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन को, इट्स मीन दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द हिप जॉइंट, बिकॉज दिस इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन इज प्रोमिनेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द जॉइंट। ये बैक साइड से हमें नहीं मिलता, ठीक है। अगर कैप्सूल पीछे से डेफिशिएंट है, मतलब कैप्सूल जो है ना वो इस जॉइंट की पोस्टीरियर साइड से इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन तक एक्सटेंड नहीं होता, तो व्हाट इज द पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड कि भाई जो जॉइंट है ये इसका फ्रंट व्यू है, इसमें कैप्सूल का कहाँ तक आना जरूरी होगा, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। ये एमसीक्यूज है, which of the following anatomical landmark is important for the interior view of the hip joint, that is intertrochanteric line। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आया नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ। कल को अगर एग्जाम में पूछा जाए या आप लोगों से कोई फ्रेंड्स वगैरह पूछा जाए, यार इस तरह का कैसे पता चलेगा कि ये फ्रंट है या बैक है, तो हम इस हिप जॉइंट की कैप्सूल को देखते हैं, और कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और अगर वो कैप्सूल हिप बोन से लेकर कहाँ तक आ जाता हो, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन तक आया हो, इसका मतलब कि वो व्यू हम कौन सा देख रहे हैं, फ्रंटल व्यू, इंटीरियर व्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसका ये मेन पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, कभी कभार जो ओल्डर एज के लोग होते हैं ना, ओल्डर एज, इधर देखे, नेक्स्ट पॉइंट तो याद रखें कि जो हेड है, हेड ये ज्यादा बड़ा है या ये कैविटी बड़ी है। मैंने कैविटी बड़ी बनाई है या हेड कैविटी, इसका मतलब कि हेड का 80% पार्ट कैविटी के अंदर जा चुका है, और जितना कैविटी डीपर हो उतना जॉइंट बिकम मोर स्टेबल, उतना जॉइंट क्या होता है, स्टेबल होता है। इधर देखे, अगर मैं एक कैविटी बनाऊं, ये कैविटी है और इसमें जनाब ये इस तरह हेड है, तो इस पे कैविटी बड़ी है कि हेड बड़ी है, हेड। तो इसका मतलब अगर हेड ज्यादा है साइज में कैविटी से, इस जॉइंट में डिसलोकेशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डिसलोकेशन मीन कि इसका आपस में ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। और अगर एक हेड कैविटी के अंदर है, उसमें फिर डिसलोकेशन के चांसेस क्या होंगे, वो कम होंगे, क्योंकि वो जॉइंट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। मेरा मतलब यह है समझ लाने का कि यंगर एज लोगों में ट्रोमा के बाद अगर बिग जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, दैट इज शोल्डर जॉइंट। दिस हिप जॉइंट इज लीस्ट लाइकली डिसलोकेटेड, क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्टेबल जॉइंट। द रीजन इज स्टेबुलर कैविटी इज अ डीपर कैविटी रादर देन हेड ऑफ द फीमर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट सुन ले, जो लोग ओल्डर एज के होते हैं, 60-65 वाले लोग, उन लोगों में अकॉर्डिंग टू द एज बोन्स के अंदर जो बोन
डेंसिटी है ना, BMD बोन मास डेंसिटी, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं एज डिपेंडेंट, क्या नाम देते हैं, एज डिपेंडेंट, क्या नहीं एज डिपेंडेंट डीजेनरेशन। क्या कहते हैं उसको, एज डिपेंडेंट डीजेनरेशन। इसको कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। जितना इंसान का उम्र ज़्यादा होता जाएगा तो बोन के अंदर वक्त के साथ साथ एज के हिसाब से डीजेनरेशन होती रहेगी। तो बोन बिकम वीकर एंड वीकर और स्ट्रांग एंड स्ट्रांग, वीकर एंड वीकर। और फीमर के अंदर द मोस्ट कॉमन साइट वेयर डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट फर्स्ट, आंसर इज नेक ऑफ द फीमर। ये भी क्वेश्चन है, मतलब ये है कि फीमर के अंदर किस पार्ट में एज के हिसाब से डीजेनरेशन ज़्यादा स्टार्ट होती है, नेक के अंदर। तो फिर ये लोग देखें, अगर नेक के अंदर डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाए, बोन बिकम मोस्ट एंड मोर वीक, और एक वीक होने के बाद बोन के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अगर ओस्टियोपोरोसिस पहले से है, बोन पहले से वीक है, तो फिर ये जो बूढ़े लोग होते हैं वो वॉशरूम जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, थोड़ा सा उसका पाँव स्लिप हो जाता है तो उसका ये जगह टूटने की चांसेस क्या होती है, ज़्यादा। ओल्डर एज के अंदर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फीमोरल फ्रैक्चर, आंसर इज नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर। ये भी एमसीक्यूज है, मतलब अगर फीमर फ्रैक्चर हो जाता है ओल्डर एज के लोगों में तो कौन से साइड पे ज़्यादा होगा, नेक के अंदर, क्योंकि इस नेक के अंदर एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लिखे, सो नेक इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फ्रैक्चर्स इन ओल्डर पीपल। यहाँ पे एक एमसीक्यू देखे, neck of femur is most vulnerable for fractures in older ages because there is more chances of degenerative changes। और कुछ बुक्स वाले या कुछ टीचर्स क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि नेक ऑफ द फीमर इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फीमर। इसको क्या कहते हैं, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फीमर। तो यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो हम फिर आगे पढ़ेंगे कि फीमर में फ्रैक्चर्स कौन कौन सी है, ठीक है, और कौन कौन सी नहीं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस मार्कर को आप लोग देखें ना, ये इसकी पूरी वेट है। अगर यहाँ पे एक बंदे को फ्रैक्चर हो, इधर देखें, यहाँ से लेके इधर तक ये इस तरह ये बोन, इसके अंदर एक दरार आ गया, लेकिन इसका फ्रंट फ्रैक्चर है लेकिन बैक स्टिल क्या है, नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं कि इसकी पूरी थिकनेस से होते हुए बोन में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें पूरी बोन की कितनी थिकनेस इन्वॉल्व हो, 50%, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और अगर पूरे बोन की जो है ना जगह टूट गई हो, पूरा बोन, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट। कभी कभार अंदर से बोन टूटी होती है लेकिन हमें स्किन से बाहर से नजर नहीं आता जब तक हम उस बंदे की एक्सरे ना करें। अगर अंदर से बोन टूटी हो और वो बाहर हमें ना देखे बाई नेकेड आई, इसको क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज फ्रैक्चर। और अगर बोन कुछ यूं टूट गई कि इसका जो ब्रोकन एंड है वो स्किन से पियर्स करके बाहर निकल आए, इसको हम ओपन फ्रैक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर विच इज देयर इन 50% ऑफ द बोन थिकनेस इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और जो पूरी थिकनेस में हो वो क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर है। और वो फ्रैक्चर जिसमें हम बाहर से ना देख सके, एक्सरे पे मालूम करे, क्लोज फ्रैक्चर है। और ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो ब्रोकन एंड ऑफ द बोन है वो स्किन को पियर्स करके बाहर निकल आए, उसको क्या कहते हैं, ओपन फ्रैक्चर। विच फ्रैक्चर हैज टू बी टेकन इन इमरजेंसी, ओपन फ्रैक्चर, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इट कैन प्रोन फॉर सेप्टिसीमिया। इस पे सिप्सिस के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि जो बोन बाहर आ चुका है तो वो किसी भी गंदा जगह के साथ कांटेक्ट में आ सकता है और उसमें बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता आसान हो गया, मुश्किल होगा, आसान।
तो बैक्टीरिया अगर ब्लड में गई बैक्टीरियमिया होगा, फिर अगर उसने डैमेज कराई तो सेप्टिसीमिया होगा, एंड दिस सेप्टिसीमिया कैन लीड्स टू सेप्टिक शॉक एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉक टू ट्रीट। ये क्वेश्चन आता है स्टेप 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर शुड बी ट्रीटेड एज इमरजेंसी, आंसर इज ओपन फ्रैक्चर। उसको क्या कहते हैं, ओपन। और ओपन फ्रैक्चर को आप लोग सामने ब्रैकेट में लिखे, इट इज आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। इसका दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर, मतलब ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। तो शोल्डर जॉइंट इज मोर स्टेबल और हिप जॉइंट, हिप जॉइंट द रीजन फॉर दैट इज द डिग्री ऑफ डेप्थनेस इन दिस कैविटी। ठीक है, अब इधर देखें, मेन पॉइंट ये है, ये जनाब सॉकेट है जो किस बोन का है, हिप बोन का है, और ये इसके अंदर हेड ऑफ क्या है, इस तरफ फॉर एग्जांपल दिस कॉल्ड हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर, और इस स्टेबुलर कैविटी ने कौन सा जॉइंट बनाया है, हिप जॉइंट। इसलिए इस जॉइंट का दूसरा नाम है स्टेबुलो फीमोरल जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबुलो फीमोरल जॉइंट। ये भी कभी कभार याद रखे, स्टेबुलो फीमोरल जॉइंट, बिकॉज दिस जॉइंट इज मेड बाय द स्टेबुलर कैविटी ऑफ द हेड जॉइंट एंड हेड ऑफ द फीमर। जिस तरह शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम क्या था, ग्लिनोहीमोरल जॉइंट, तो ये स्टेबुलो फीमोरल जॉइंट है। ठीक है, अब इधर देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, इस स्टेबुलर कैविटी को जब हम देखते हैं, इट लुक लाइक हाफ मून शेप, ये हमें क्या दिखता है, हाफ मून शेप। इसलिए स्टेबुलर कैविटी इज ल्यूनेट इन शेप, ल्यूनेट इन शेप, ल्यूनेट मीन हाफ मून इन शेप, याद रखें। स्टेबुलर कैविटी है, इट लुक लाइक हाफ मून, और हाफ मून को हम क्या कहते हैं, ल्यूनेट। ल्यूनेट इन शेप इज स्टेबुलर कैविटी, और जो स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल, दैट इज हेड ऑफ द फीमर। तो स्फेरिकल इन शेप, इसमें हेड का पार्ट है, हेड, दैट इज कॉल्ड हेड, और जो ल्यूनेट इन शेप है, ये क्या है, स्टेबुलर कैविटी है। मेन यही पॉइंट्स याद रख लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस स्टेबुलर कैविटी, इधर देख, ये कौन सी कैविटी है, स्टेबुलर। इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टेबुलर कैविटी इज कवर्ड बाय अ फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर। तुम क्या कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर, मतलब कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑन द इनर रिम ऑफ विच कैविटी, हाँ जी, स्टेबुलर कैविटी इज नोन एज स्टेबुलर लेब्रम। जिस तरह ग्लिनॉइड लेब्रम हमने पढ़ा था कि नहीं, ग्लिनॉइड लेब्रम मीन ग्लिनॉइड कैविटी की इनर लाइनिंग को कहते हैं। तो स्टेबुलर कैविटी की जो इनर लाइनिंग है, उस पर एक कार्टिलेज की कवर है, और इस कवर को हम कहते हैं स्टेबुलर लेब्रम। क्या कहते हैं, स्टेबुलर लेब्रम कहते हैं। सो व्हाट इज स्टेबुलर लेब्रम, इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टेबुलर कैविटी, and this labrum can try to make this cavity more and more deeper। ये इस कैविटी को क्या बनाता है, डीपर बनाता है, और जहाँ पे भी जो भी कैविटी को डीप बनाएगा, तो वहाँ पे जॉइंट की स्टेबिलिटी मजीद क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर आप लोगों से ये भी कोई सवाल पूछे कि हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी में एक और फैक्टर का भी रोल है, दैट शुड बी नन ऑफ देम इज स्टेबुलर लेब्रम। तो स्टेबुलर लेब्रम के नीचे लेके फंक्शन, it can make a स्टेबुलर कैविटी deeper to make the joint more stable। ये जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी एक मेन पॉइंट है। ओके, फिर इस जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट, हिप जॉइंट। इस हिप जॉइंट का जो मेजर कार्टिलेज है, इस जॉइंट की जो मेजर कार्टिलेज है, जो इन जॉइंट को कवर कर चुका है, दैट इज कॉल्ड हाइलीन कार्टिलेज। वो कौन सा कार्टिलेज है, हाइलीन कार्टिलेज। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, इधर देखें, ये हेड ऑफ क्या है, फीमर है। इस फीमर के हेड के टॉप पर इस तरह एक डिम्पल पाई जाती है, डिप्रेशन, क्या पाई जाती है, डिम्पल। इस डिम्पल पार्ट के ऊपर हाइलीन कार्टिलेज एब्सेंट होता है, और ये डिम्पल इसलिए अल्लाह ने बनाया है ताकि इस डिम्पल में ये कैविटी मजीद क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, मतलब इसका वो एरिया बनाता है। So the dimple like structure present in the tip of the head of the femur, this is again MCQ's question known as fovea capitis। एक, ठीक, एक अ डिम्पल लाइक डिप्रेशन, ये एलिवेटेड पॉइंट नहीं है, ये क्या है, डिप्रेशन है। अ डिम्पल लाइक डिप्रेशन
in the head of femur is known as fovea capitis and this is the site for acetabular cavity to hold them tight. इस एरिया को मतलब इसमें जो चीज़ आप लोग सॉकेट में डालेंगे उसकी स्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी कि नहीं। और याद रखें कि विच कार्टिलेज इज अबंडेंटली कवर्ड हिप जॉइंट हाइलिन कार्टिलेज बट इट इज एब्सेंट इन वन ऑफ द एरिया दैट इज नोन एज फोविया कैपिटस। ठीक है, तो फोविया कैपिटस के बारे में एक ही पॉइंट याद रखें कि ये हेड ऑफ द फीमर के ऊपर एक डिप्रेस डिम्पल्ड एरिया है जिस पर हाइलिन कार्टिलेज नहीं है और ये जॉइंट की जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें मजीद क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यू पीपल शुड नो अबाउट दिस क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज कैप्सूल के बारे में तो आप लोग को मैंने बताया है। ठीक है, ओके, अब आप लोगों से आपसे मैं पूछता हूँ कि हिप जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है इसमें किसका रोल है? शाबाश, हाँ एक चीज़ बताए। एक्सीलेंट, नंबर 1 पॉइंट कि हिप जॉइंट की जो एस्टेबुलर कैविटी है वो ज़्यादा डीप है बनिस्बत हेड ऑफ द फीमर की, इसलिए तो ये जॉइंट क्या है, स्टेबल है। दूसरा क्या, इस जॉइंट की स्टेबिलिटी और किसने प्रोवाइड की है? एक मिनट, ये छोड़ो फोविया कैपिटस, आसान चीज़ बताएं। एस्टेबुलर लेब्रम, इस कैविटी की जो इनर रिम है दैट इज फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मेक दिस कैविटी मजीद मोर डीपर, इट कैन क्रिएट स्टेबिलिटी। तो दो चीज़ें हो गई, डेप्थ ऑफ द एस्टेबुलर कैविटी और एस्टेबुलर लेब्रम। नेक्स्ट, स्मॉल हेड ऑफ फीमर इनडायरेक्टली मीन डीपर कैविटी, वो एक ही बात है। और कैप्सूल ऑफ दिस जॉइंट इटसेल्फ, कैप्सूल है कि नहीं, इस जॉइंट के इर्द गिर्द क्या है, कैप्सूल है। और फिर इस जॉइंट के साथ मसल्स अटैच है, उसने भी इसकी क्या प्रोवाइड की है, स्टेबिलिटी। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट लेगामेंट्स, इसमें क्या होती है, डिफरेंट लेगामेंट। द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इज प्रोवाइडेड बाय लेगामेंट, तो हेडिंग दे दे लेगामेंट्स। अभी हम वो लेगामेंट्स पढ़ेंगे जो हिप जॉइंट की मजीद स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सो व्हाट आर दोज लेगामेंट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी हिप जॉइंट, और उस लेगामेंट पे ज़रूरी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने पॉइंट्स याद रख लेने हैं। लेगामेंट्स पहले लेके फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। लेगामेंट्स, द फर्स्ट लेगामेंट इन द हिप जॉइंट इज कॉल्ड इलियोफीमोरल लेगामेंट। इसका नाम क्या है, इलियोफीमोरल लेगामेंट। इलियोफीमोरल लेगामेंट, इसका तो सबसे पहले लेके द लेगामेंट विच कनेक्ट इलियम विद फीमर, ये इलियम से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड हो जाता है, फीमर पे, इसलिए इस लेगामेंट का नाम क्या है, इलियोफीमोरल। इलियम से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाकर खत्म होगा, फीमर में। तो द लेगामेंट which connect ilium with femur is known as which ligament, इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, इस लिगामेंट की अगर आप लोग शेप की बात करें, इट इज़ लाइक इन्वर्टेड वाई, मतलब उल्टी वाई। अगर इस तरह देखें, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वाई, एक्स वाई जेड हम कहते हैं ना वाई, लेकिन अगर इसको हमें इस तरह बनाओ तो ये क्या है, इन्वर्टेड मीन उल्टा वाई है कि नहीं। दिस लिगामेंट इज लाइक दिस, इलियोफीमोरल लिगामेंट इज अ इन्वर्टेड वाई शेप। कौन सी शेप में है, इन्वर्टेड वाई। इन्वर्ट का मतलब क्या है, उल्टा। तो इसमें लेके इट इज इन्वर्टेड वाई शेप इन स्ट्रक्चर, वाई शेप, बस ये लेके भाई, ये कोई नहीं पूछेगा ना पेपर में आएगा, सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स बताने के लिए। लेकिन इसका नाम से पता चलता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इलियम से, और कहाँ पे एंड होता है, फीमर। इस लिगामेंट का नाम क्या है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। इसमें याद रखें, हिप जॉइंट में एक लिगामेंट है या ज़्यादा लिगामेंट्स होंगे, ज़्यादा, और उन सब लिगामेंट्स ने हिप जॉइंट को क्या प्रोवाइड किया है, स्टेबिलिटी। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, उन सब में से द स्ट्रांगेस्ट लिगामेंट विच प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द जॉइंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट।
तो आप लोग इसके नीचे एमसीक्यूज पॉइंट लेके दिस इज द स्ट्रांगेस्ट इन ऑल लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है, ये सब में क्या है, स्ट्रांगेस्ट है। दिस इज द स्ट्रांगेस्ट ligament फॉर हिप जॉइंट स्टेबिलिटी। ये पॉइंट अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है कि हिप जॉइंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट जॉइंट जो है, जो उसको मज़ीद स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है, आंसर इज इलियोफीमोरल लिगामेंट। अब इलियोफीमोरल लिगामेंट की फंक्शन आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिगामेंट आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था, लिगामेंट का नाम मतलब नॉर्मल काम क्या था जो आप लोगों को मैंने बताया था, लिगामेंट एक तो स्टेबिलिटी है, कनेक्ट, मतलब लिगामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर को कहते हैं जो दो बोन की कनेक्शन मेंटेन करता है। एक बात मैंने ये की थी कि लिगामेंट कैन लिमिटाइज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट, मतलब ये जॉइंट को बियॉन्ड द लिमिट मूव होने नहीं देते। ये हिप जॉइंट है, अब इसको हम एक रेंज तक जो है ना अवे लेके जा सकते हैं, मजीद उसको हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इस लिगामेंट के, इस जॉइंट के इर्द गिर्द क्या है, डिफरेंट लिगामेंट्स है। और जिन लोगों में लिगामेंट्स वीक होते हैं इसकी जॉइंट हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, ये पॉइंट मैंने बताया था ना। तो कुछ लिगामेंट है जो जॉइंट की फ्लेक्शन को लिमिटाइज करते हैं, कुछ लिगामेंट जॉइंट की एक्सटेंशन को लिमिटाइज करते हैं, कुछ मीडियल रोटेशन को, कुछ लेटरल रोटेशन को। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट, इसका जो स्पेशल काम है फॉर हिप जॉइंट, इट कैन लिमिट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हिप बोन। ये कौन सा चीज लिमिट रखता है, हाइपर एक्सटेंशन। ओके, इसका मतलब देखिए ये क्या, ये अपर लिम्ब है, ये क्या है, लोअर लिम्ब। इस पे थोड़ा सोचे, आप लोग ऐसा करें ना तो ये फ्लेक्शन है कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। अब ऐसा करें, देखिए यहाँ पे आप लोग हाथ रखे ना, तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो इसमें जो है ना कमी आ जाती है, इस तरह मतलब मसल इकट्ठे हो जाते हैं, बल्क हो जाता है। वो मूवमेंट जिसमें मसल छोटे रह जाते हैं, इट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अब आप लोग ऐसा करें, यहाँ पे हाथ रखें और इसको इस तरह करें, तो ये छोटे हो जाएंगे या स्ट्रेच हो जाएंगे, स्ट्रेच। याद रखे जो मूवमेंट हाथ की फ्लेक्शन कराता है, सेम मूवमेंट इन द लोअर लिम्ब क्या कराएगा, एक्सटेंशन कराता है। ये इसका उल्टा है। आप लोग यहाँ पे हाथ रखे ना, यहाँ पे सारे हाथ रखे और इस तरह फ्लेक्स करे हाथ को, तो मतलब मसल इस तरह हो जाते हैं कि नहीं, बल्क बना लेते हैं, क्योंकि मसल की जो फाइबर है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये क्या है, फ्लेक्शन है। और अगर आप लोग इस यहाँ पे पाँव पे हाथ रखे और इसको इस तरह करें तो इस तरह स्ट्रेच हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि द मूवमेंट फॉर द अपर लिम्ब विच क्रिएट फ्लेक्शन, द सेम मूवमेंट फॉर द लोअर लिम्ब विल क्रिएट एक्सटेंशन। बात क्लियर है। अब इधर देखें, इस ये पाँव में इस तरह आगे ले जाता हूँ, आगे, ये आप लोग यहाँ पे हाथ रखे, ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। लेकिन अगर इसको हम पीछे लेके जाएंगे, फ्लेक्शन है। लेकिन इस पाँव को हम एक लिमिट तक आगे ले जा सकते हैं, ऊपर इधर तक नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन है हिप जॉइंट की, वो किसने लिमिट रखा है, इलियोफीमोरल लिगामेंट ने। इसमें लेके इट लिमिट द हाइपर एक्सटेंशन, ये इसका एक पॉइंट है। दो पॉइंट है, इट लिमिट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। और दूसरी बात, शाबाश, अगर मैं एनीथिंग टू नियर द बॉडी इज कॉल्ड मीडियल और एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड लेटरल। इस यहाँ पे आप लोग अगर आप हाथ रखे ना और इस देख, इस पाँव को अगर मैं इस तरह रोटेट करूँ, ये क्या है, मीडियल रोटेशन है। इधर देख, ये पाँव है, ये क्या है, मीडियल, और ये क्या है, लेटरल। मतलब लेटरली आप नहीं कर, आप पाँव को 3 दफा लेटरली रोटेट कर सकते हो, मतलब एक लिमिट तक लेटरली रोटेट होता है। ये पाँव हम पूरा नहीं कर सकते। द रीजन इज कि हिप जॉइंट की जो लेटरल रोटेशन है उसको भी लिमिटाइज किसने किया है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट के लिए आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, 3 पॉइंट्स। नंबर 1, ऐसा लिगामेंट जो इलियम से स्टार्ट हो जाए और फीमर पे खत्म हो जाए, वो क्या है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। इसका दूसरा मेन पॉइंट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑल लिगामेंट फॉर हिप जॉइंट। और इसका एक ही फंक्शन जो एमसीक्यूज है, इट लिमिट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, और इसके साथ साथ लिमिट लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। लेकिन
अभी मजीद लिगामेंट मैं बताऊंगा 2-3, उनमें भी कुछ लिगामेंट का काम है कि वो हिप जॉइंट की किस पॉइंट को लिमिटाइज करे, लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन इसका स्पेशल काम नहीं है, क्योंकि लेटरल रोटेशन को लिमिट रखने के लिए एक से ज़्यादा लिगामेंट की ज़रूरत होती है। उनमें से एक क्या है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। इसकी जो मेन अपनी खासियत वाली पॉइंट है वो किस चीज़ को लिमिट रखना है, हाइपर एक्सटेंशन। तो एमसीक्यूज में यही आता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये पॉइंट जनाब सुपर हिट एमसीक्यूज, ठीक है। लेकिन हम कह सकते मजीद ये कहेंगे कि एट लिमिट व्हाट, लेटरल रोटेशन ऑफ व्हाट, हिप जॉइंट। जाम क्लियर है कि नहीं? ये जनाब एक लिगामेंट की हमने बात फिनिश कर ली। सेकंड लिगामेंट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हिप जॉइंट इज प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। सेकंड कौन सा है, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। प्यूबोफीमोरल लिगामेंट भाई इनाट देखें, कहते ना कि सोच भी एक चीज़ है जो आप लोगों को आसान कराते हैं हर एक चीज़। आपने किताब उठाए नहीं है ना क्लास किया है, किसी ने वैसे कहा एज अ डॉक्टर कि यार प्यूबोफीमोरल लिगामेंट कहाँ पे होगा, तो प्यूबोफीमोरल, फीमोरल मीन फीमर के साथ, तो लोअर लिम्ब में होगा कि अपर लिम्ब में। कभी कभार इंसान पॉइंट्स को देखते, नाम को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि इस लिगामेंट की हिसाब किताब कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि प्यूबोफीमोरल कनेक्ट ब्रेन वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, दिमाग में पाया जाता है, सही है ना। हाँ ना, कुछ लोग होते हैं ना स्टेप 3 में, रियली ऐसा लड़का एक स्टेप 3 में था हमारे पास, ये लोग जानते लेकिन लोगों को नहीं बताते। इधर से 1-2 नहीं कर चुका था, स्टेप 3 के लिए था। तो हम वाई प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, सही। तो क्या प्रिपेयर करते, वाई। मैंने कहा डायबिटीज़ पे वो वाई ज़्यादा लेते हैं। मैंने कहा पेंक्रियास से इंसुलिन आते, उसका 1-2 भी क्लियर था। तो मैंने कहा पेंक्रियास किधर कहते, थोरैक्स कैविटी में। जो स्टेप 3 में इधर हमारे साथ लड़का था वो भी पास है, सही है ना, वो भी पास है। तो फिर कहते नहीं सर, मैं सोच रहा था कि स्प्लीन है, तो स्प्लीन तो भी नीचे है बेचारा, ठीक है ना। तो बस पता नहीं वो एनाटॉमी कभी कहीं पे क्या पुट करता था, कभी क्या। तो ऐसा ना हो कि लिगामेंट उठाकर ब्रेन में पुट करे, ठीक है ना। तो दिस लिगामेंट इज प्रेजेंट इन वेयर, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। लेके दिस लिगामेंट कनेक्ट प्यूबिस विथ फीमर, ठीक है। ये किस किस चीज को मिलाता है, नंबर 1 कनेक्ट व्हाट, प्यूबिस विद फीमर। मतलब प्यूबोफीमोरल है ये जनाब, प्यूबिस को फीमर के साथ मिलाता है और इसका लेके इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप। ये किस जैसा है, ट्राइंगुलर शेप का है। वो इन्वर्टेड वाई जैसा है और ये इस तरह, ये क्या है, ट्राइंगल है कि नहीं। व्हाट इज ट्राइंगल? अगर कोई बंदा कहे कि ट्राइंगल क्या है, मैथ्स में देखे दिस अ ट्राइंगल, हाउ मेनी बॉर्डर्स आर देयर और हाउ मेनी एंगल्स। अ क्लोज शेप स्ट्रक्चर हैविंग 3 बॉर्डर्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप। यहाँ पे लेके इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ट्राइंगुलर इन शेप। अब इसके बाद लेके फंक्शन, इस लिगामेंट का फंक्शन हमने अभी पढ़ना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। दिस लिगामेंट देखें आप लोग यहाँ पे अगर हाथ रखे हिप जॉइंट पे और अपने पाँव को अवे लेके जाए, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। क्या कहते हैं, एबडक्शन। और इसको अगर हम दोबारा ऐड करें इसको हम क्या कहते हैं, एडडक्शन कहते हैं। अगर हम इस पाँव को चाहे यार इधर तक ले ला सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पे रुक जाएंगे, उसको मजीद अवे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस हिप जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट है उसको एक हद तक एबडक्ट होने देते हैं लेकिन उससे आगे नहीं होने देते। द लिगामेंट विच कैन लिमिट द एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट दैट इज प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। ये इस जॉइंट की किस मूवमेंट को लिमिट करता है, एबडक्शन। ये इसका एमसीक्यूज है। यहाँ पे लेके इट लिमिट द एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, इट लिमिट द एबडक्शन ऑफ व्हाट, हिप जॉइंट। और एक और बात सेम, इट लिमिट लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। तो लेटरल रोटेशन इज अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है।
दीज आर द स्पेसिफिक वंस। तो आप लोगों को ये आने चाहिए। सो इट लिमिट द लैटरल रोटेशन। भाई इसके बाद नेक्स्ट देखे इस्टियोफीमोरल, इसके बाद है एस्टियोफीमोरल लेगामेंट, थर्ड वन एस्टियोफीमोरल लेगामेंट। हाँ, इट कनेक्ट एस्टियम विथ फीमर। ये किसके साथ कनेक्ट करता है? एस्टियम विथ फीमर। इट कनेक्ट एस्टियम विथ फीमर, इसका मतलब है विद। ठीक है, द लिगामेंट विच कनेक्ट एस्टियम विथ फीमर दैट इज नोन एज एस्टियोफीमोरल लिगामेंट। मतलब आप लोग को अगर इस तरह की मेडिकल में ई और डैश आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या होता है? विद। ठीक है ना, ये एस्टियम और फीमर को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट इसका जनाब मेन पॉइंट लिखे कि दिस इज द ओनली लिगामेंट विच कैन लिमिट द मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। ये किसको लिमिट रखता है? मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। तो फंक्शन लेके इट लिमिट द मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है जी, ये तीन लिगामेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स विच कैन मेक द हिप जॉइंट स्ट्रांगर एंड कीप देयर डिफरेंट रेंज ऑफ मूवमेंट इन लिमिट। ठीक है, आप लोगों ने ये बताया जो हिप जॉइंट है ये किससे बना होता है? ये हिप बोन से और फीमर से। तो हिप बोन मजीद कितनी बोन से बनी होती है? तीन, एस्टियम, इलियम, प्यूबिस। उन छोटी छोटी तीन बोनों से एक एक कनेक्शन फीमर को आया है जो हिप बोन है। तो एस्टियम पार्ट से जो आकर फीमर है वो क्या है? एस्टियोफीमोरल। तो एस्टियम इज अ स्मॉलर बोन विच इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन विच कनेक्ट विद फीमर। तो फीमर इज अ बोन, एस्टियम इज अ बोन, और कनेक्शन बिटवीन टू बोन इज डन बाय लिगामेंट। एस्टियोफीमोरल, फिबोफीमोरल एंड इलियोफीमोरल। तो इसमें पूरा हिप बोन आ गया कि नहीं? और पूरा का पूरा हिप बोन किसके साथ कनेक्ट हो गया? फीमर के साथ। तो फीमर और हिप बोन जितना स्ट्रांग कनेक्ट होंगे उतना हिप जॉइंट मजीद क्या होगा? वो स्टेबल होगा। ठीक है, वो मजीद जनाब स्टेबल होगा। अब यहाँ पे जो मेन एक आप लोगों को बताता चलूँ, ग्रुप में फिर मैं शेयर करता हूँ, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर पढ़ ले और आप लोग सुन ले। ओके, लिखा है एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। क्या लिखा है? इज लिमिटेड बाय। तो आंसर इज इलियोफीमोरल, यही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नहीं, उससे पहला 17 फिर सुन ले। क्या लिखा है? एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय एस्टियोफीमोरल, क्योंकि एबडक्शन इज लिमिटेड बाय फिबोफीमोरल, एबडक्शन इज लिमिटेड बाय प्यूबोफीमोरल। इस तरह है ना, ये आंसर है। इसमें है ऑप्शन प्यूबोफीमोरल, है कि नहीं? दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट। ओके, अब ये सुन ले, लिखा है कि फ्लेक्शन ऑफ द व्हाट। ओके, अगर मैं, ये कौन सा जॉइंट है? हिप है, इसमें थोड़ा ट्रैक है। ये कौन सा जॉइंट है? ये नी है। अब मैंने देखे इसको ऐसा किया ना, तो ये एक्सटेंड हो गया कि फ्लेक्स? मैंने अभी आप लोग को क्या बताया? ये एक्सटेंड हो गया। याद रखे जो चीज इस पे फ्लेक्स होती है ना, इस तरह यहाँ पे वो क्या होती है? ये आसान है। ये कौन सा एरिया है? ताई। ये कौन सा जॉइंट है? व्हेन नी बिकम फ्लेक्स ताई बिकम एक्सटेंड। याद रखे जब नी क्या हो जाता है? फ्लेक्स, तो ताई क्या हो जाता है? और अगर नी हम एक्सटेंड करें तो ताई क्या होगा? फ्लेक्स। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इधर देखिए फिर, व्हेन नी बिकम फ्लेक्स ताई बिकम एक्सटेंड, बट व्हेन नी बिकम एक्सटेंड ताई बिकम फ्लेक्स। ये पॉइंट याद रखे, सही है। अब इसमें लिखा है क्या? फ्लेक्शन
फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। अब फ्लेक्शन तब होगा फ्लेक्शन जब नी क्या हो, उसमें लिखा भी होगा कि नी इज एक्सटेंडेड। देखिए मेन पॉइंट है, ये कहते हैं कि अगर हिप जॉइंट को हम फ्लेक्स करें जब नी क्या हो, एक्सटेंडेड हो, तो उसको कौन लिमिट रखेगा। इसका मतलब कि इसने इनडायरेक्टली कौन सा पूछा है, फ्लेक्शन। तो देखिए ऑप्शन ए इलियोफीमोरल का ये काम है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन है तो नहीं। हाँ ये इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। नेक्स्ट इस्टियोफीमोरल का ये फ्लेक्शन का काम है कि इसका मीडियल रोटेशन, ये भी नहीं है। फिर फ्यूबोफीमोरल का क्या काम है, एबडक्शन, फ्लेक्शन नहीं है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जस्ट अ पार्ट ऑफ बोन, नो, आंसर इज नन ऑफ द अबव। इस तरह क्वेश्चन है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि फ्लेक्शन ऑफ द हिप बोन इज लिमिटाइज्ड बाय नन ऑफ द लिगामेंट। अगरचे एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय इलियोफीमोरल लिगामेंट एक्सटेंशन, लेकिन फ्लेक्शन इज नॉट लिमिटेड बाय एनी ligament. Now who is responsible to keep the flexion of hip joint limited? Answer is muscles on the back of thigh which is called hamstring muscles. इसको हम क्या कहते हैं, hamstring muscles. और जब ये मैं ताई में मसल पढ़ाऊंगा तो फ्लेक्शन की बात मैं जरूर करूंगा। तो ऐसा मूवमेंट बताए हिप जॉइंट का जिसको लिमिट रखने के लिए हमें लिगामेंट की जरूरत हो नहीं होती, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट विच इज लिमिटेड बाय व्हाट, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये बात समझ आ गई। तो इसमें हैमस्ट्रिंग मसल का कोई रोल है नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, एफ। तो अभी ये भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताऊं, शायद इन लोगों ने यहाँ पे ये लिखा भी हो, ये कौन सा नंबर है, 17। हाँ इधर देखे, अब ये 16 नंबर में क्या लिखा है, विद द नी जॉइंट एक्सटेंडेड, दिस इज द आंसर। भाई मेन पॉइंट से एनाटॉमी को समझना, बोर्ड भरना और किताबें भरना इज नॉट द की टू पास, द कीज टू पास टू क्लियर द कंसेप्ट। ठीक है, इन लोगों ने लिखा है एफ मीन नन ऑफ द अबव, इसलिए कि जब नी जॉइंट एक्सटेंड होती है तो विच मसल बिकम स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग मसल, एंड दोज मसल कैन कीप द फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज लिमिटेड। क्लियर है। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय इलियोफीमोरल लिगामेंट, abduction of the hip joint is limited by pubofemoral, और medial rotation is mainly limited by ischiofemoral ligament, लेकिन flexion of the hip joint is limited by hamstring muscles। वो क्या है, hamstring। और ये नीचे लेके नोट में लेके flexion of the hip joint is mainly limited by the hamstring muscles, क्योंकि ये क्वेश्चन है ताकि आप लोग को फिर एग्जाम के दिन याद हो और इससे आप लोग क्लियर करें ताकि इजीली आप लोगों को पता हो। फिर नेक्स्ट लिखे जनाब, एक हेडिंग दे दे, इस जॉइंट के साथ ही कंसेप्ट है। हिप जॉइंट स्टेबिलिटी, हिप जॉइंट स्टेबिलिटी एंड during one leg raised from the ground by standing on another leg। ये पॉइंट याद रखें। हिप जॉइंट स्टेबिलिटी की तब बात करता हूँ जब एक लेग क्या हो, रेज हो और बंदा पूरा का पूरा दूसरे लेग पे खड़ा हो, उस टाइम जो है ना हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी कौन करता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है। हिप जॉइंट की नॉर्मल स्टेबिलिटी में कैप्सूल का काम था, लेगामेंट का काम था, मसल्स का काम था, बहुत सारी चीज़ें, एस्टेबुलर लेबरम का काम था। ये हम वो स्टेबिलिटी, इधर देखे मैं खड़ा हूँ इस तरह, तो दोनों हिप जॉइंट स्टेबल है जब मैं खड़ा हूँ या स्टैंडिंग हूँ, सिटिंग हूँ।
लेकिन ये वो स्टेबिलिटी है जब मैं एक पाँव क्या करूँ, ऊपर करूँ, रेस करूँ और पूरी बॉडी दूसरे पाँव पे आ जाए। तो भाई इस पाँव पे जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ राइट साइड पे, तो उस साइड पे जॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है। बात समझ आ गई क्या नहीं? तो हम कहते हैं कि अगर एक बंदा दोनों पाँव पे खड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर बंदा एक पाँव पे खड़ा हो जाए तो एक पाँव पे खड़ा होकर उसकी जो मेन हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है उसमें मजीद कौन कौन से लोग रोल प्ले करेंगे, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोगों के 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3 things are required to provide stability to which joint? Hip joint when someone standing on how many legs? 1 leg। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लेके the first one is gluteus medius muscle and gluteus minimus muscle। ये MCQs है। ये कौन सा रीजन है? ग्लूटियल रीजन्स। और ग्लूटियल रीजन्स के अंदर जो मसल्स पाई जाती है दे आर कॉल्ड ग्लूटियस मसल्स। उन ग्लूटियस मसल्स में लिखे नंबर 1 इज हाँ जी ग्लूटियल मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। अब जो लोग गलत करते हैं वो कहते हैं कि एक तो ग्लूटियल मैक्सिमस भी है, सबसे बड़ा है, वो है सबसे बड़ा, लेकिन उसने हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी में कुछ रोल प्ले नहीं करना है। जहन तो यह कहता है कि जो मैक्सिमस है इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ग्लूटियस मैक्सिमस इज द मैक्सिमस मसल दैट इज मेनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो किसके लिए हम यूज करते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, लेकिन वो जॉइंट की स्टेबिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो कौन सी ग्लूटियस 2 मसल है? मीडियस एंड मिनिमस। नंबर 2 पॉइंट, एक तो ये दोनों मसल है जो एक पाँव पे जो बंदा खड़ा होगा तो इन दोनों मसल ने हिप जॉइंट को क्या रखा होता है? स्टेबल। फिर इन 2 मसल के साथ साथ एक और मेन पॉइंट होगी कि जो हेड ऑफ द फीमर है वो फिट होना चाहिए किसके अंदर? स्टेबुलर कैविटी। थोड़ी बहुत भी बार होना तो उसमें डिसलोकेट होने के चांसेस तो ज़्यादा होंगे। जिसमें लेके हेड ऑफ द फीमर मस्ट बी फिट नॉर्मली विद इन द स्टेबुलर कैविटी। ये सेकंड फैक्टर है, हेड ऑफ फीमर मस्ट fitted inside in what? Acetabular cavity of the hip bone। सेकंड मेन पॉइंट। ठीक है जी, ये देखे दिस इज हेड ऑफ द फीमर, इसके बाद नेक है और फिर क्या है? शाफ्ट है। ये कौन सी कैविटी है? एसिटेबुलर कैविटी। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट, ये हेड पार्ट है, हेड, ये शाफ्ट है और ये क्या है? देयर शुड बी अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन हेड एंड व्हाट? शाफ्ट। मतलब नेक शुड बी इंटैक्ट। अगर इस नेक के अंदर कोई दरार भी हुआ ना तो फिर एक पाँव पे खड़ा होकर वो बंदा उस डैमेज नेक पे पूरी बॉडी का वेट बेयर नहीं कर सकेगा, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखे कि नेक शुड बी, द नेक एंगल शुड बी इंटैक्ट। मतलब जो नेक का जो एंगल है, कर्वनेस है, वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फीमर इज नेक। ठीक है, यहाँ पे लेके कि नेक शुड बी इंटैक्ट, नेक एंगल शुड बी इंटैक्ट। क्लियर है? ये 3 वो बातें हैं तीनों कि ये ज्वाइंट को स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, बुक में थोड़ा सा सुन ले सब, 1 मिनट। द स्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट व्हेन अ पर्सन स्टैंड ऑन वन लेग विद द रेजिंग ऑन अदर फुट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। हाउ मेनी? 3। ग्लूटियस मीडियस एंड मेनिमस मसल मस्ट फंक्शनिंग नॉर्मली। ये दोनों मसल नॉर्मल होने चाहिए। द हेड ऑफ फीमर मस्ट बी लोकेटेड नॉर्मली विद इन दी एसिटेबुलम कैविटी। और आखिरी, द नेक ऑफ फीमर मस्ट बी इंटैक्ट and must have a normal continuity with the shaft of femur। मतलब जो नेक है ना, इसकी कंटिन्यूटी किसके साथ नॉर्मल होनी चाहिए? शेफ्ट के साथ। अगर इन तीनों में से एक बात भी मिसिंग हो तो फिर वो बंदा एक पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। वो बंदा इस तरह होगा, देखे अगर मैं इस तरह खड़ा होऊंगा ना तो मेरी जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक बंदे को आप कहे कि भाई इस लेग को उठाए और दूसरे पे खड़े हो जाए, कुछ लोग इस तरह करते, वो जब इस लेग को उठाते ना तो ये ज्वाइंट तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिस हो
अनस्टेबल होगा तो वो देखे वो इस तरह हो जाता है, मतलब इस तरह नीचे की तरफ चला जाता है। दैट इज कॉल्ड कि द पर्सन हिप ज्वाइंट सिंक ऑन दैट साइड। उस ज्वाइंट मतलब वो क्या हो चुका है, सिंक, जिस तरह बंदा डूब जाता है इस तरह। इसका मतलब अगर एक बंदा है एक लेग को उठाए और दूसरे लेग पे वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। या कुछ लोग जब चलते हैं ना वो इस तरह एक साइड पे नीचे चले जाते हैं। आप लोगों ने देखे कि नहीं, मतलब जब हम जाते तो नॉर्मल इस तरह जाते ना, कुछ लोग होते हैं वो इस तरह एक कदम लेते हैं तो दूसरे कदम के साथ वो इस तरह करते हैं। इसका मतलब कि उस बंदे की जब ये लेग वो उठाता है ना तो दूसरा तरफ क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे क्या है, मसला है। ऐसा बंदा इन तीनों बातों में उसका कोई मसला हो और वो एक पाँव पे सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता और ज्वाइंट वीकनेस की वजह से वो साइड पे क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। इस साइन को हम कहते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन, वो छोटा नाम है। हाँ ना, ट्रेंडेलेनबर्ग, देखे TREN, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। What is sign? Anything that is found by the doctor on the patient। जो बात आपको पेशेंट बताए वो तो सिम्टम्स है, जो चीज़ें आप पेशेंट पे मालूम करें वो क्या है। तो ये चीज़ देखने के लिए आप पेशेंट को बताएंगे, कमांड देंगे कि इधर आप एक पाँव खड़ा करके दूसरे पे मतलब अपना वेट डालें। तो हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट बता रहे हैं हम, so that should be considered as sign। What is Trendelenburg sign? This is a sign when any of these three is problematic या damage and a person cannot able to stand on one leg and it sink on that side। तो उसको हम क्या कहते हैं, positive Trendelenburg sign। अब एक MCQ आता है, which nerve is damaged? Which nerve is damaged if a person have positive which sign? Trendelenburg sign। एक MCQ देखे शाबाश। That is called superior gluteal nerve। कौन सी नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ये MCQs आता है। अगर MCQs आ जाए, दो MCQs आते हैं, शाबाश सुन ले। एक अगर मैं आपको कहूँ ना कि यार एक पाँव खड़ा करके सॉरी एलिवेट करके दूसरे पे खड़े हो जाओ, अब मेरा पूरा का पूरा वजन इस साइड पे है ना, और अगर मैं इस तरह खड़ा हो जाऊँ तो पूरा का पूरा वजन इस साइड पे है। इस साइड पे अगर मेरा वजन है और मैं नॉर्मल खड़ा हूँ तो मैंने इस साइड की ज्वाइंट को स्टेबल कितनी चीजों ने रखा है, 3 ने। इनमें से 2 मसल है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। इनमें से एक बात यह होगी कि जो फीमर का हेड है वो स्टेबुलर कैविटी में होना चाहिए और जो नेक है वो नॉर्मल होना चाहिए। ये 3 बातें होगी तो हम नॉर्मल इस तरह एक पाँव पे खड़ा हो सकेंगे। लेकिन अगर आपने मुझे कहा कि भाई आप इस पाँव को उठाए और मैं इस तरह चला गया नीचे की तरफ, इसका मतलब यह है कि इस तीनों में से कहीं ना कहीं पे मसला है, इसलिए मैं तो इस साइड पे सिंक कर रहा हूँ। इसको कौन सा साइन कहेंगे, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। और इस साइन में कौन सी नर्व डैमेज होगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, बिकॉज दिस नर्व सप्लाई ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल। इसका मतलब यह है अगर ये नर्व खराब हो गई तो फिर ये 2 मसल काम करेंगे नहीं। जब ये नहीं करेंगे तो ज्वाइंट स्टेबिलिटी नहीं होगी, द पर्सन विल सिंक ऑन दैट साइड एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। क्लियर है? सो हाँ जी, दीज बोथ मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, इन तीनों में से द मोस्ट कॉमनली डैमेजेस gluteal medius and minimus muscle problem, but later Trendelenburg sign according to the age of 50 and 60 answers neck problems। क्योंकि degenerative changes कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, नेक के अंदर। तो वहाँ पे अगर नेक में टीयरिंग आ जाए, फ्रैक्चर्स आ जाए, ओस्टियोपोरोसिस आ जाए, तो फिर भी बंदा एक पाँव पे खड़ा चले जाकर न 70-75 साल के मतलब जो ओल्डर लोग हैं उसको कहो एक पाँव उठाकर दूसरे पे खड़े हो जाए, वो कभी भी नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव वेरी वीक नेक। उस पे नेक वीक है। तो इन तीनों में से अगर एक फैक्टर भी जो है ना इन तीनों में से मिस हो तो फिर बंदा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इन तीनों में से अगर मसल्स का इशू हो तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, सुपीरियर। इसमें कौन, द ग्लूटियल मसल विच इज नॉट टेक पार्ट इन दिस स्टेबिलिटी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। लोग कहते हैं ना मैक्सिमस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व मिनिमस, इस तरह नहीं है। जो मीडियस और मिनिमस है इट इज इनर्वेटेड बाय
सुपीरियर और ग्लूटियस मैक्सिमस इज इनर्वेटेड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। देखे, और ग्लूटियस मैक्सिमस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर किसी ने रॉन्ग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को, तो याद रखे उस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को तो इनर्वेट इंफीरियर ग्लूटियल नर्व करती है, लेकिन वो डीप है, वो नहीं डैमेज होती। उस ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ साइड पे नीचे लिग की तरफ आने वाली नर्व शियाटिक नर्व। वो कौन सी नर्व है? शियाटिक। तो एम प्रॉपर अदे के पे इस तरह क्वेश्चन। और गलत इंजेक्शन कौन लगा सकते हैं? जो क्वैक्स होते हैं, जो डिग्री होल्डर नहीं डिप्लोमा होल्डर होते हैं। मतलब गांव में तो ऐसे लोग भी जो है ना क्लिनिक कराते हैं, जो अस्पताल में चाय का काम करते हैं, इस तरह है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये है, अगर वो आप लोग को पेपर में बताए कि एक बंदा रिमोट एरिया से लाया है, रिमोट एरिया मीन बैकवर्ड एरिया, विलेज से, आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस बंदे के पूरे लेग में भी क्या है? पेन है। तो विच नियर बाई नर्व इज मोस्ट लाइकली डैमेज एक्सीडेंटली? शियाटिक नर्व। ये क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन नर्व डैम। और यहाँ पे कौन सा मसल है जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं? डेल्टाइड। डेल्टाइड मसल में गलत इंजेक्शन से एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, और ग्लूटियस मैक्सिमस में गलत इंजेक्शन से कार्डियक नर्व डैमेज होती है। ब्रेक करे शाबाश। और रेंज ऑफ मूवमेंट तो आप लोग को ऑलरेडी बताए, लेकिन लिखा नहीं कि हिप जॉइंट में रेंज ऑफ मूवमेंट में फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी, एबडक्शन एंड एडक्शन भी, मीडियल लेटरल रोटेशन भी। तो इसका मतलब सरकमडक्शन ही होता है।